आएंगे। मेरे साथ आलोक वर्मा है भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं और इलाहाबाद जोन, तत्कालीन इलाहाबाद जोन के एडीजी रहे प्रेम प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम प्रकाश जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ बहुत ही प्रभावी, बहुत ही आक्रामक कार्रवाई करके उसके गैंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इन्होंने अतीक अहमद के गैंग से लेकर अतीक अहमद के साम्राज्य तक पर बहुत ही करारी चोट दी थी अपने सेवा काल के दौरान। मेरे साथ प्रयागराज में आईजी रहे पूर्व आईजी आर.के. चतुर्वेदी साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने भी अतीक अहमद के गिरोह के खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ की थी। तो इन दोनों अतिथियों को मैंने आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया है ताकि ये समझ तो सकें कि ये अतीक अहमद क्या भला है, इसकी ताकत क्या है। प्रेम प्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो आज उत्तर प्रदेश के लाखों लोग जो इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं अतीक अहमद के बारे में। सर बताइए कि ये कितना खतरनाक है, इसका गैंग कैसा है, कैसे आप लोगों ने इसको हैंडल किया, क्या मुश्किलें आईं और आज भी इसका साम्राज्य उतने ही ताकत से चलने बल्कि ज़्यादा कैपेसिटी से चलने के पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? अतीक एक शातिर अपराधी रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी जितने भी ठेके होते थे उसमें इसका माफिया राज चलता था। काफी ज्यादा संपत्ति और जमीनों में इसने अवैध और वैध रूप से काफी वहां अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और ये ऐसे समय में हुआ कि जन दिनों इसको पूरा राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। स्वयं ये एक राजनीतिक वहां पर प्रतिनिधि भी बना हुआ था। उसके बाद यहाँ देखते थे कि जो जिलों में जिस तरह का देखते थे कि हर जगह कोई ना कोई एक माफिया का राज था, ये वो दौर था। उसमें ये काफी इसने अपना गैंग का विस्तार किया। इसका इंटरस्टेट गैंग आइडेंटिफाई किया गया था, उसको रजिस्टर किया गया था इंटरस्टेट गैंग के रूप में IS 227 के रूप में। और इसमें 200 से भी ज्यादा इसके साथी थे। उसमें इसकी फायर पावर, इसके पास संपत्ति, उसका सबका आकलन किया गया। तो जब मैंने एडीजी जोन के पद पर वहां कार्यभार ग्रहण किया 2019 में, तब तक मैंने देखा कि इसकी एक भी संपत्ति तब तक पूरी तरह से कुर्क नहीं हुई थी। 14 एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी पूरी तरह से नहीं हुई थी और लगातार इसके द्वारा अवैध गतिविधियां चल रही थी। इसके साथी थे, बल्ली था और भी कई सारे इसके साथी, शाहजहां, और ये तमाम लोग वहां पर मध्य प्रदेश में भी पकड़े गए थे कुछ लोग जाकर। उसके बाद अब्बास के यहाँ पर रेड की गई। तो इसके काफी सारे साथी जमीनों के कारोबार में लगे हुए थे। और ये भी सुनने में आता था कि वहां जितने भी व्यापारी थे वो दबी जुबान बताते थे कि कुछ जगह इन्होंने अपनी हर जगह पत्ती डाली हुई थी और उससे इनका किराया और बाकी इनको पैसा आता था, या अपने नाम से नहीं करते थे, 2 नंबर की कमाई से ही उसको चलाते थे। लेकिन उसके बाद इसके जमीनी का जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो फिर करोड़ों की संपत्ति इसकी 14 गैंगस्टर की कार्रवाई में जब्त की गई। कई ध्वस्तीकरण इसकी संपत्ति के कराए गए और इसका भाई जो अशरफ था वो भी फरार चल रहा था उस समय तक। तो अशरफ को लगातार उसमें दबिश जारी थी। फिर कौशाम्बी क्षेत्र में एक दिन इनको लगातार जब दबिशों का क्रम चलता रहा, दबाव बना, तो वहां फिर SP सिटी नए आए थे वहां दिनेश कुमार सिंह जो अब IPS अधिकारी हैं। उन्होंने स्वयं रेड की और इसको वहां जाकर पकड़ा और फिर इनसे पूछताछ हुई। आपने और तो बहुत जेल में आपराधिक लगाया। गिरोहों को, अंडरवर्ल्ड के लोगों को, गिरोहों को हैंडल किया है। अतीक अहमद उनमें से अलग कैसे है? और दूसरी बात यह है, जितने व्यवस्थित तरीके से, जितनी फायर पावर के साथ उमेश पाल पे अटैक किया गया, ये बहुत चौंकाता है कि ये गिरोह की कमर नहीं टूटी बल्कि ये पहले से कहीं अधिक ताकतवर दिख रहा है। ये देखिए, इन्होंने पहले भी एक सिटिंग विधायक को और दौड़ा दौड़ा कर बिल्कुल खुलेआम उन पर फायरिंग करके, और एक जगह नहीं 3 जगह लगातार फायर किए थे, वहां पर मार गिराया था। उसी मामले में गवाह था उमेश। और उमेश पाल की जो जिस तरह से हत्या की गई है उसमें इसने भाड़े के ये क्रिमिनल्स को लगता है कि इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से मैं देख रहा हूं कि खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन कौन उसमें शूटर रहे हैं। काफी सारे नाम जो आए हैं सामने, जिसमें ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है CCTV के माध्यम से। और ये जो कैमरे भी उसमें देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो चेहरे हैं वो मतलब मैं उनकी डेयरिंग को देखता हूं कि उनको किसी बात का डर नहीं था। उनको हर कोई पहचानता था कि ये कौन लोग हैं हमलावर। इसका मतलब वो चाहते थे कि लोग जाने कि अटैक किसने किया है और किसने कराया है। ये तो एक इनकी जो दुश्मनी थी वो काफी सर्वविदित थी, पहले से पता था। इसीलिए उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया था एडवोकेट उमेश पाल को, और लगातार उनके साथ पुलिसकर्मी चलते थे।
लेकिन उनका जो रूटीन था वो लगभग एक ही तरह का हो गया था। और एडवोकेट उमेश द्वारा भी कुछ जमीनों का कारोबार किया जा रहा था, जिसे लेकर आपने देखा होगा कि उनके परिवार में भी अंदरूनी जी। कलह शुरू हो गई थी। आप और क्या ये इससे समझते लगता हैं कि जितने भी माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश के भीतर फिलहाल हैं या बिहार के भीतर हैं, उनमें से अतीक अहमद गिरोह के पास फायर पावर दूसरों के मुकाबले ज़्यादा है? अतीक के पास नए नए जो अपराधी आते रहते हैं वो पनाह पाते रहे। और गुजरात की जेल में भी, जैसा कि अभी न्यूज आ रही थी, मैं देख रहा था कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां जेलों पर जांच कराई गई जिसमें अवैध गतिविधियों का संचालन पाया गया। और इसी प्रकार से अशरफ के बारे में भी बताया गया है कि उसने भी वहां पर अपने काफी सारे कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश कर लिए थे। बरेली जेल में भी उसके द्वारा लगातार कुछ लोगों से अवैध रूप से संपर्क किया जा रहा था। अभी आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए भी गलत तरीके से चित्रकूट जेल में इस तरह का एक जी। प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें काफी लोग दंडित किए गए हैं। तो ये जेलों में रहकर अपराधी और भी अपना जो नेटवर्क है उसका विस्तार कर लेते हैं और वहां काफी सारे अपराधियों से मिलते रहते हैं। अतीक का पहले से ही, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल क्राइम बहुत ज्यादा करता था, और जितने भी ठेके होते थे, चाहे वो रेलवे के ठेके हैं, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी के ठेके जी। हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ठेके हैं, उनमें सभी में जब तक अतीक का साथ नहीं ले लेते थे तब तक कोई गैंग सफल नहीं हो पाता था। तो ये परिपाटी वहां चली आ रही थी। अब इसके जेल जाने के बाद ये काफी इनका नेक्सस टूटा, लेकिन उसके बाद भी अभी भी काफी सारे इस तरह के इनके रेमिनेंट्स रह गए कि इतना जमीन और इन्होंने कब्जाई हुई थी पर कि मुझे हैरानी कोई है भी प्रेम प्रकाश जी कि अब तक 1 महीना 3 दिन बीत गया, जिन 5 शूटरों पर इनाम घोषित हुआ या जो आइडेंटिफाइड हुए, एक भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इतनी वेल प्लान्ड फरारी कैसे हो सकती है? अब इसमें मुझे पूरी स्थिति का अभी, क्योंकि वहाँ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उससे बातचीत नहीं हो पाई है। इसमें बेहतर जो हमारे अभी जो ऑफिसर्स हैं वही परफेक्ट। ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि क्या, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जी हमने जी। कई बार प्रयास भी किया कि क्या चल रहा है, जैसे डिबेट्स में बैठने का मौका मिलता है तो उसमें फीडबैक नहीं मिल पाता, और वो ज्यादा उचित भी नहीं है वहाँ मैं पूरी समझ तरह, सकता क्योंकि हूँ, हम वहाँ टेक्निकलिटीज रह में चुके जाना हैं। तो आपके उसमें लिए रहता है संभव कि नहीं है। लोगों को जी लगता है कि पुलिस के बारे में क्यों इतना जानना चाह रहे हैं। लेकिन जितना हमारी जानकारी है कि वहां अतीक गैंग के जो सिंपैथाइजर हैं, उसके जो नए नए जो नई पौध है क्रिमिनल्स की, वो लगातार संपर्क में रहती है। अभी जो इसके बेटे हैं वो भी लगातार एक्टिव थे। इनकी जो शाइस्ता परवीन है, जी। इसकी वाइफ, उसके द्वारा लगातार इनकी पैरवी की जाती थी। मेरे पास भी कई बार प्रयास किया उन्होंने ऑफिस में आने का, और वो अपनी तरफ से ये दिखाते हैं कि हम तो कोई क्राइम नहीं कर रहे। अतीक क्राइम करता था लेकिन मेरे बेटे निर्दोष हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद ही पता चला उसके बेटे भी वहां गुंडागर्दी करते हुए पाए गए कई मामलों में। तो उसको जब भी उसका पहले बार बार पूछा जाता था अशरफ कहाँ है, तो अशरफ के बारे में सब कुछ पता होता था उसे, लेकिन कोई कभी सहयोग नहीं किया। सहयोग तो नहीं। ये जो परिवार के लोग हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी जब अतीक की वाइफ ने एक बार बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें खुलेआम आरोप लगाए, मेरे खिलाफ आरोप लगा दिए, वहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। कई जितने भी ये राजनीतिक मंच पे जाते थे तो वहां भी इस तरह की अनर्गल बातें करते थे। उससे साफ पता चलता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, और ये बड़ा जो सारा सर, परिवार अभी गुंडे तक पूरी तरह बदमाशों का से कौन अपराधों उत्पीड़न में इस देश शामिल में है। कर सकता है सर? गुंडा बदमाश तो दूसरों का उत्पीड़न करता है, उसका हाँ, तो कहाँ उत्पीड़न हो सकता है? मैं इस